दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम हर रोज़ एक कार्यक्रम करते हैं राजनीतिक खबर को लेके। जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं और जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो तारीखें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक जो गलियारा है कहीं ना कहीं गर्म देखा जा रहा है। तो इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते। अनिल जी, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, बागी उम्मीदवार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ की, एक बार लगभग 1995 में जब इलेक्शन हुआ तो 45 जितने बागी उम्मीदवार जो इलेक्शन जीते, मतलब जिनको अपनी पार्टी से टिकट ना मिला वो बागी लड़े और जीते। ऐसे में क्या होता है, आप समझो अगर यहाँ पर इस बार भी इतने ही लगभग 40-45 लोग ज़्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन 40-45 लाख अगर जीते हैं तो आप समझिए क्या स्थिति होगी। वो हंग स्थिति हो सकती है। हो सकती क्या है कि वो फिर वो देखेंगे किसका पलड़ा जो पार्टी बड़ी हो उसकी तरफ हम मूव करेंगे। लेकिन वो बहुत बड़ा जोखिम होता है किसी भी पार्टी के लिए। अगर वो बंदा अपक्ष है, निर्दलीय है, तो ये मान के चलिए कि वो जोखिम है, वो खतरा है, वो कहीं कभी भी जाएगा। उसका कोई विचार विस्तार नहीं, आप उसको मंत्री पद देंगे तो अपने हिसाब से काम करेगा। देखिए कैसा स्थिति है। नवाब मलिक, उन्होंने पहले आया कि भाई वो दिया जाए टिकट, लेकिन बीजेपी ने मना किया क्योंकि उनका एक बार नाम दाऊद के साथ में आया था उसकी प्रॉपर्टी को लेकर। फिर नक्की हुआ कि भाई उसकी लड़की सना मलिक है, उसको टिकट दी जाए। लेकिन बाद में नवाब मलिक ने कहा नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, बागी चुनाव लड़ूंगा अलग से। इसके बाद नाम आता है गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी जो है वो 2 बार के सांसद, अब हालांकि वो पार्षदी से अपने शुरुआत की थी। उनके मन मुताबिक टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नक्की कर लिया कि भैया अब मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा। उसी हिसाब से आप चले जाओ गणेश नाइक, उसको लड़के को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया मैं मेरा लड़का जो है वो लड़ेगा शरद पवार की पार्टी से। उसी तरह विदर्भ में, उसी तरह कोंकण में, उसी तरह मराठवाड़ा में, सब जगह पर बीजेपी के साथ में दिक्कत। वो कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के मुताबिक बीजेपी में सबसे ज़्यादा जो सर पुटअव्वल है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो शिवसेना एक बार बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ी थी, भले वो टुकड़े टुकड़े हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं उनकी बहुत जगह पर टिकटें कटी हैं। क्यों? क्योंकि उनको महायुति में जाना पड़ा, गठबंधन में जाना पड़ा। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो शरद पवार की जो पार्टी है उसमें जाने के लिए तैयार थे, अभी भी बोल रहे हैं सर हमको आप अपने साथ में रख लो, हम हराएंगे इनको। ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। हालांकि जब कुछ समय पहले बैठक हुई थी तब बीजेपी के अमित शाह ने ये बात स्पष्ट तौर पे कहा था इन दोनों को, एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को, कि आपके जो बागी हैं वो कम से कम ज़्यादा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बागी ही खेल बिगाड़ सकते हैं। हो क्या रहा है, अब इन दोनों के तो ठीक है, जो हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बागी हैं वो बीजेपी में से निकल के आ रहे हैं। उनको ऐसा था कि भाई कल ऐसा नहीं था, उनको तो हमको तो मिलना ही है, हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम 288 पे लड़ेंगे। लेकिन हो रहा नहीं है। अब 288 लड़ेंगे, तैयारी 288 पे लड़ेंगे। अभी अब लड़ोगे आप 150-160 सीट, तो स्वाभाविक जो लोग मेहनत करें तो उनका क्या? तो स्वाभाविक हो जाएंगे बागी होके, क्योंकि उनकी भी अपनी राजनीति है ना, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उनकी क्रेडिबिलिटी है। अगर पता चला होता क्या, अगर पता चला कि हमारा नेता नहीं लड़ रहा है तो जो लड़ रहा है कार्यकर्ता उसके साथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया उनको तो काम कराना है, अपने एरिया में झंडा पकड़ के घूमना है, तो झंडा पकड़ के घूमना है। छोटे मोटे काम में किसी का राशन कार्ड बनवा देना है, किसी का कोई दाखिला निकलवा देना है, किसी का एजुकेशन लोन कराना है, किसी को विधवा पेंशन दिलाना, यही कार्यकर्ता छोटा मोटा काम यही करता है। और उसको लगता है कि अगर हमारा नेता, जिसको मैं भी नेता मान रहा हूँ, उसको टिकट ही नहीं मिली तो हमारा तो काम ही नहीं हो पाएगा। हमारा काम नहीं हो पाएगा तो हमारे लोकल ग्राउंड पे हमारी कोई इज्जत नहीं है, और कोई इज्जत नहीं होगी तो हम क्यों जाएं इनके साथ में। तो वो अपना आका जो है कार्यकर्ता बदल देता है। उसकी जो वफादारी होती है वो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होती है। कार्यकर्ता की जो वफादारी होती है वो कुर्सी से होती है, या यूँ कहें कि विचारधारा, आप मान के चलिए विचारधारा, कि भाई इस पार्टी की है तो उस पार्टी के साथ हम जाएंगे। इसलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि अगर कम से कम 200-250 जो लग रहा है, उससे भी ज़्यादा मैं तो बोल रहा हूँ, कम से कम 1,500 से ज़्यादा लोग अपक्ष इस बार खड़े रहने वाले हैं।
उसमें से कितने का फॉर्म कैंसिल होता है, या बीजेपी की अपने अनुकूल किनको पाती है और विरोधियों को हराने के लिए किनको रखवाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे कम से कम लग रहा है वहाँ पर कि 1213 से ज़्यादा अपक्ष जो है वो लड़ेंगे। वो महाअघाड़ी का भी जो वो पूरा जो उनका गणित है वो बिगाड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा जो देखो, कल ही जो फडणवीस ने क्या कहा आपने सुना होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अकेले सरकार दम पर सरकार बनाए। उन्होंने क्या कहा पता है आपको, कि हम जो है अकेले नहीं, लेकिन हम अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। क्या कहा? अकेले सबसे बड़ी। उसने ये नहीं कहा कि हम जीतेंगे, हम अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। मतलब साहब है, उनको भी इस बात का एहसास है कि हम अकेले जीत सकते नहीं है। हमको महाविकास अघाड़ी में जो पहिए लगे, भले छोटे हैं हमसे पहिए, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे जीत दादा पवार की पार्टी हो, उसके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, उनके साथ गठबंधन रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अगर उनकी स्थिति भी खराब हुई, आप समझिए उनकी स्थिति कैसे, अगर इसी में तो परीक्षा भी है कि असली शिवसेना कौन, जो जीतेगा वो, पब्लिक किसको वोट ज़्यादा देना चाहती है वो जीतेगा वो। तो जो पवार जो है अजीत दादा पर, उनकी हालत भी खराब है कि अगर हमको कम सीटें मिली, हम हार गए और हम तो हमारा राजकीय अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे भी है कि एक बार तो हम सीएम बन चुके हैं, ये दूसरी बार वो सीएम प्रोजेक्ट कर नहीं रहे हैं ये लोग। तो हमारी भी ताकत ये है कि हम इनसे ज़्यादा सीट लाए या इनकी कम हो उसकी व्यवस्था करें। अब एकनाथ शिंदे बीजेपी की सीटें कम हो उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कहीं अपने बागी लड़ा दे रहे हैं ताकि वो बीजेपी का वोट तोड़े, कहीं ऐसे व्यक्ति को लड़ा रहा है मतलब अड़चन डाल रहे हैं ताकि बीजेपी का वोट शेयर कम हो। ये सब चीज़ें वो करने में लगे हुए हैं। अनिल जी, कहा जा रहा है कि आरएसएस अब एक प्लान बना रही है, जिस तरह से हरियाणा के तर्ज पे जो सरकार जिस तरह हरियाणा में बनी, तो उसी के तर्ज पे अब महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, जो हरियाणा में ऐसी बात आई थी कि आरएसएस ने कम से कम 16,000 बैठकें छोटी बड़ी की थी, नुक्कड़ बैठकें की थी। और महाराष्ट्र में ये सुना जा रहा है कि लगभग 75,000 ऐसी बैठकें उसने शुरू कर दिया है। बैठकों का मतलब सभा नहीं होता है, बैठकों का मतलब कैसा है कि उनके प्रचारक, उनके स्वयंसेवक नुक्कड़ पे जाके कर रहे हैं बैठक, नुक्कड़ पे जाते हैं, चाय की टपरी पे वो बैठ के करेंगे क्या, वो जो महंगाई को वो बताने की कोशिश करेंगे, भाई आवक भी तो बड़ी है, हमारा देश कैसे क्राइसिस में गुजर रहा है, अभी राष्ट्रवाद है, अभी आप देश को संभालिए, आपकी जवाबदारी है। मोदी साहब पहले ऐसे नेता है जो हिंदू नेता हैं, राष्ट्रवाद जरूरी है, मुस्लिमों को भगाना पड़ेगा नहीं तो मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा। ये सब बातें वो करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। कब तक? जब तक कि चुनाव हो नहीं जाता, जब तक वो आखिरी तक व्यक्ति जाएगा, वो सोचने मजबूर है मुझे वोट किसको देना है। फिर बोलेंगे अरे देखो ना, वहाँ ओबीसी में 5 लोगों को वो लोगों ने डाल दिया है, 5 जातियों को, अब तो आपके तो ओबीसी खतरे में हैं, वो लोग बोल रहे हैं। मतलब एक प्रकार का ओपिनियन मेकिंग करेंगे वो काम। कांग्रेस क्यों जरूरी नहीं है, ये तो सत्ता वाली पार्टी है, कब तक जिएंगे शरद पवार, कभी चली जाएगी, कांग्रेस तो क्रिश्चियनों की पार्टी या मुस्लिमों की पार्टी है। ऐसे गलत सलत उदाहरण, ऐसे गलत सलत व्हाट्सएप, गलत सलत वीडियो, गलत सलत सब कुछ दिखा के आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। और कई बार मेजर में जिस तरह ये बात हुई है उसमें देखिए लोग वो जो गलत सलत जो है वो अपना ओपिनियन मेकिंग लोगों ने चेंज किया, अपना ओपिनियन लोगों ने चेंज किया। अब आरएसएस बैकडोर से ये पूरा जो काम पर लगी हुई है, क्यों जरूरी है, कितना फायदा है, राष्ट्रवादी है, उनकी बातें आप सुनोगे लगे इनसे जैसा देशभक्त कोई है ही नहीं। लेकिन आज़ादी के 50 साल तक उन्होंने अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज लगाया ही नहीं था इन्होंने, और ये लोग विरोध करते थे और अंग्रेजों के साथ रहते थे जो उस समय दरमियान। लेकिन अब सबसे बड़े भाई आज़ादी की पुरोधा बने हुए हैं, राष्ट्रवाद की पुरोधा बने हुए हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। 10 साल में कभी कुछ नहीं बोला इन्होंने कि भाई क्या गलत हो रहा है क्या सही। आरएसएस या बजरंग दल या किसान कभी नहीं देखा होगा आपने कि उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ में कहीं नारा लगाया हो, किसी महंगाई के खिलाफ में कहीं नारा लगाया हो, या सरकार की किसी नीतियों के विरुद्ध में। हाँ, वो आवेदन पत्र देते हैं, सरकार के साथ बैठक कर, उनको लगता है कि लोगों की नाराजगी ज़्यादा है तो सेटल कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह की जो छोटी छोटी जो प्लान है वो उस पर अभी काम आरएसएस कर रहा है। अनिल जी, मोहन भागवत राहुल गांधी से क्यों मिलना चाह रहे हैं? देखिए, बातें कुछ समय से आ रही हैं कि आरएसएस चाह रहा है कि मोहन भागवत नागपुर आएँ, उनको किसी कार्यक्रम में हाजिरी दें। क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे अब थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा कि नेहरू जी को, सरदार को और गांधी को भी
लेने की, अपने आगोश में या यूँ कहें कि अपनी बात समझाने की कोशिश उन्होंने की थी कि आरएसएस क्यों अलग है, हिंदू महासभा पर क्यों अलग है, क्यों जरूरी है आरएसएस। लेकिन वो लोग झांसे में आए नहीं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जेपी और ये सब जो लोग हैं, मुरारजी देसाई, ये सब झांसे में आ गए थे। बाद में उन्होंने जो बलवा किया, ये किया, वो सब जानते हैं। इंदिरा गांधी को भी आपको पता होगा, भाऊ राव जो देवरस हैं इनके, उनको जब जेल में डाल दिया था आपातकालीन में, तो उन्होंने लेटर लिखा था कि मैडम आप तो झांसी की रानी, दुर्गा का अवतार हो, आपने जो किया इमरजेंसी लगा, बिल्कुल ठीक किया, हम आपके साथ हैं, देश में अनुशासन के लिए जरूरी है। मतलब उस समय के जो उनके आरएसएस के चीफ थे वो इसको जायज़ ठहराते थे, किसको, इमरजेंसी को। और हाल ही में अभी उन्होंने एक संविधान हत्या दिवस का एक परिपत्र बाहर निकाला था। मतलब जो आरएसएस कहता उस समय कि नहीं ये सही निर्णय था, वो या तो आरएसएस उस समय गलत था, या तो फिर अभी गलत है, या उस समय निर्णय बीजेपी का सही था या अब गलत। मतलब ये बातें हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से तल्ख होके आरएसएस पे हमला करते हैं, आरएसएस इतना केस कर डाला उन पे तो भी वो डर रहे नहीं है। अब आरएसएस को लगता है कि राहुल गांधी का तो जो जातिगत जनगणना वाला मामला है वो तूल पकड़ रहा है। अगर वो तूल पकड़ा तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर कल उठ के सत्ता न रही तो हमें तो कहीं राहुल गांधी जेल में न डाल दें, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से आरएसएस को लेकर बहुत कड़क तेवर में वो बोलते रहे। आरएसएस क्या कर रहा है, सख्त लहजा है उनका आरएसएस हाँ, को लेकर। अब आरएसएस का मानना ये है राहुल की, अगर ये इनको समझा दे कि भैया हमेशा कोई क्रियाकलाप नहीं करते हैं, तो हो सकता है कल इनसे एंडोर्स हो जाए, मतलब हमारी मान्यता इनके मन में हो जाए और कल उठ के हमारे पर इतना प्रभाव वो ना करो, कल उठ के पीएम बनते हैं ये, तो हमारे पे कोई बहुत ज़्यादा प्रतिबंध ला कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि देखो जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी हिटलर शाही माइंडसेट के व्यक्ति हैं, वो भी यही चाहते हैं। इसलिए देखिए ना, वो विदेश में घूम रहे हैं, पूरा जो काम है वो उन्होंने छोड़ दिया है अमित शाह पर। अब कुल मिला के बात ये है राहुल की, अगर वो इंडोर्स हो जाते हैं, और वो वैसे ही मामला है ये कि जिस तरफ चीफ जस्टिस के घर जाके इन्होंने गणेश जी की आरती उतार ली, इनका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस का क्या हुआ सबको उन पे सवाल है बराबर। इसी तरह चाहते हैं कि एक बार अगर राहुल गांधी नागपुर आ जाए या हमारे किसी कार्यक्रम में आ जाए तो हम अपने हिसाब से खेल लेंगे फिर। लेकिन राहुल गांधी बहुत शातिर हैं, ये बात समझ लीजिए। राहुल गांधी समझ गए हैं। लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्रीज का भी मदद ले रहे हैं कि उनको आप मनाइए और कम से कम एक बार लाइए, अदानी से मिल लीजिए, अंबानी से एक बार मिल लीजिए। लेकिन न तो अंबानी की शादी में गए थे राहुल गांधी और उनका परिवार, मतलब उनके परिवार का मतलब है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से, न ही वो अदानी के किसी कार्यक्रम में, न ही वो नागपुर कहीं जाना चाह रहे हैं। इसलिए आरएसएस को डर लगता है कि कल उठ के अगर सत्ता पलटी तो राहुल गांधी कहीं इसको नेस्तनाबूद ना कर दें, और इनका पूरा 100 साल का जो कार्यक्रम है, जो 100 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो 100 साल से लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसमें पानी कहीं ना फेर दें। अनिल जी, महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में बीजेपी अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का कार्ड खेलने जा रही है, तो इससे कितना इनको सफलता मिलेगी? देखिए, हिंदुत्व का कार्ड जो है 2019 के बाद इनको लगा था कि अब सब हिंदू हो गए हैं, इसलिए ये लोग क्या बोले कि विकास के रास्ते पर आ गए थे, थोड़ी विकास की बातें करने लगे थे, थोड़ा गडकरी साहब वाला रास्ता दिखाने लगे, देखो हमने हाईवेज बनाए हैं, हम रेलवे में डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे हैं, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अब ऐसा भले असम्बल के उत्पादन बोलते थे, हम ये नंबर 1 ये हो गए, फलाना ढीकना, पहले जो नहीं होता था अब हम करने लगे। भैया समय के साथ तो आप करोगे ही, पहले तो सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन जब हमने आपको दिया तब खाली देश पर 59 लाख करोड़ का देवा था, मतलब कर्ज था, आपने तो 2 लाख 5 करोड़ का कर दिया। मतलब बात वही है ना कि अब कुल मिला के जो ये उनको पता चल गया कि जो विकास वाला लोगों को हम चाशनी चटा रहे थे या चश्मा दिखा रहे थे वो काम किया नहीं। लोगों को ख्याल आ गया कि जातिगत जो गणना है वो होगी, क्योंकि सेंसस की बात देखो अब धीरे धीरे सामने आ गई, उसमें स्पष्टता नहीं करी हुई कि जातिगत जन, हाँ संप्रदाय की बात जरूर की बात थी, संप्रदाय हम गिनेंगे, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गई कि ये खाली बोलते हैं, इनका मनसा न तो जातिगत जनगणना का न तो इनको हमारा हिस्सा देने की बात है, जितनी हमारी आबादी उतनी हमारी जनसंख्या दीजिए। ये केवल हिंदुत्व 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 कर रहे हैं। ये बात देखिए उत्तर प्रदेश में भी लोगों को ख्याल आ गया, इसलिए वहाँ क्या हालत है इनकी समझिए, आपको समझ में आ गया होगा, और यही हालत इनकी महाराष्ट्र में भी। इसलिए देखिए 23 में से सीधा ये लोग 9 पर आ गए थे।
इसका मतलब कि बीजेपी का जो हिंदुत्व की स्वीकार्यता है वो उतनी बढ़ी नहीं, या वो कंटिन्यू रही नहीं। इसलिए देखिए तो बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, मैं चाहे इसी पे आपको आने वाला था सर, कि जैसे ये नारा आया जो बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब अभी तो कोई, इसका मतलब फिर कोई नहीं बटा है, यानी प्लानिंग, यानी बटने वाली तैयारी हो रही है इसका मतलब। बांटने की हाँ, तैयारी यानी हो रही वही है। मैं बोल रहा हूँ, बांटने के लेकिन लिए मैं तैयारी। आपको पता है, एक बार पहले भी हमारी बातचीत हुई तो मैंने आपको कहा था कि लोग जो है, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे महार हो, चाहे मराठा हो वहाँ पर, चाहे ओबीसीज हों, वो उनको ये बात में समझ में आ गई कि वाकई में अगर हम इंडियन भारतीय होके बटे तो कटेंगे। उनको पता हो गया कि हम हिंदू मुस्लिम होके बटेंगे तो कटेंगे। उनको पता चल गया कि हम अगर एससी हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम एसटी हैं तो बटेंगे कटेंगे, हम ओबीसी हैं तो बटेंगे कटेंगे। लेकिन जिस दिन हम हिंदू हुए उस दिन हम बटे, ये लोग हमको बांटेंगे, उसके बाद काटेंगे, काट के फ़ायदा देंगे अदानी और अंबानी को। आप मतलब आपके हमारे टैक्स का पैसा उनको मिलेगा, आपके हमारे मिलने वाले जो संसाधन या हक का पैसा है वो उनको देखो, उसको करोड़पति अरबपति बनाएंगे। आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को बोलेंगे कि आप जाके मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाके डीजे बनाइए, गंदी गंदी गाली दीजिए और अपने बच्चों को ऊपर चढ़ा के गोली खिलवाइए और उसको शहीद किया, बोलेंगे शहीद है। जब देखो गोपाल मिश्रा मरा था, राम गोपाल मिश्रा, तो बोलते ये शहीद है। किस चीज़ का शहीद है? आप इसको चढ़ा के, अब कल ही खुल रही है वहाँ आपने दंगे करवाए थे, सुनियोजित प्रायोजित दंगे थे आपके। वही चीज़ें जो हैं अब महाराष्ट्र में होने की तैयारी हो रही है। अब जो कभी बोलेंगे 80-20, आप तो बोलते थे सबके साथ सबका विकास, तो फिर आपके लोकसभा चुनाव में कहाँ से आ गया था हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, मटन मच्छी गाय भैंस, ये सब कहाँ से आ गया था? इसका मतलब साफ है कि आप जो हैं मात्र और मात्र वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और ये बात अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है। हालांकि वो लोग जो दावा करते हैं, प्रकाश आंबेडकर जैसे उनके पोते हैं आंबेडकर जी के, कि हम सेकुलर राजनीति करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी राजनीति के माध्यम से जो सेकुलरिज्म है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ मुस्लिम AIMI जैसे लोग हैं वो अलग से लड़ते हैं और तोड़ते हैं वोट, वो बीजेपी के फायदे में जाता है। तो अब मुझे ये लगता है कि जो हिंदू हिंदू हिंदू, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे लोकल व्यक्ति हो, चाहे मोहन भागवत, सब हिंदू एक हिंदू एक हिंदू एक का गाना गाने। क्यों? उनको पता है कि हिंदू एक हो गए हैं, वो अगर नहीं बटेंगे, वो बट रहे हैं, इसलिए तुम उनको डरा रहे हो कि हम सारा तुमको काटेंगे। क्या बोले? तुमको काटेंगे, हम तुम्हारा घर कुर्की करेंगे। ये सब आप डरा के धमका के लोगों से वोट लेने का प्रक्रिया आप कर रहे हैं। लेकिन ये सबके लिए जोखिम है राहुल, ये मात्र हमारे देश के लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए नहीं, सबके लिए जो है। इनको पता है 80-20 हम करेंगे, 80-20 का फ़ायदा किसको मिलेगा? स्वाभाविक 80 वाले में से 40% तो हमको देते ही हैं, 18 से 20% इनका इंटैक्ट वोट बैंक है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है, वो लीडर बेस्ड पार्टी है, उसको देख के, उसके मुद्दाओं को लोगों को देख के वोट देते हैं। अब कितना इसमें ये सफल होते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मुझे ये सफल होते दिख नहीं रहे हैं। अनिल जी, आज मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि इंडोनेशिया के अंदर में 2% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। तो जो वक्ता थे उनका कहना था कि वहाँ पे RSS नहीं। मुझे पता है, सोहित मिश्रा के चैनल पे ये जी, हाँ जी दिखा था। वो इस बात को स्पष्ट तौर पे सोहित मिश्रा और जो उनके गेस्ट वो मानते हैं कि आप इंडोनेशिया चले जाइए, आप बर्मा चले जाइए, वहाँ भी हिंदू हैं। आपको ये बताया जाएगा कि देखिए वहाँ तो पहले 18% मुस्लिम थे, हिंदू थे, अब कम हो गए। भैया उनका परिवेश है, वो उनको लगा होगा भैया अब हमको मुस्लिम होने में फ़ायदा हो, कोई भाग नहीं गए वहाँ के लोग, भाई उनका प्रजनन दर कम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको लगा होगा कि भैया आप ये करना, तो आपको रोका किसने था? 2019 से लेके 2024 तक तो आप थे ही ना बिग मेजोरिटी में, और आपके चंटे बंटे भी थे जो आपको राज्यसभा में मदद करते थे, जो अभी ख़त्म हो गए। तो आप चाहते तो क्यों नहीं कर सकते? हिंदू राष्ट्र करिए ना, किसने रोका है आपको? लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, वो पहले गांव जाके देख लें, जहाँ दलित की क्या स्थिति है, वहाँ ST की क्या स्थिति है, या दूसरी जातियों की क्या स्थिति है, वहाँ सवर्ण की क्या स्थिति है, वहाँ क्या है। अगर कोई एक गाँव जिसमें दलित भी है, ST भी है, SC भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, दूसरी कास्ट भी, सब हैं, वो अगर नंबर 1 बन सकता है तो जरूर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और उसी वो मॉडल लागू करना चाहिए। लेकिन जब आपको लगता है कि आज भी दलितों को उसी नज़र से देखा जा रहा है, ST को उसी नज़र से देखा जा रहा है, उनके फंड का पैसा आप अपने उजवनी में जो आप ताइफा करते हो, जो आप नाटक करते हो, उसमें खर्च कर रहे हो, और आदिवासी विस्तारों में आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, दलितों का जो पैसा है, इंक्रीमेंट है या उनको नौकरी के बाद वो नहीं दे पा रहे हो, उसके बाद आप कहोगे आप हिंदू हो? पहले आप उनको हक का चीज़ें दीजिए, पहले आप उनको हक की नौकरी दीजिए, उनके हक का आरक्षण दीजिए, ठीक से तो लागू करिए। वो तो लागू नहीं कर पा रहे हैं।
बैक चैनल से दूसरों को आप नोट फॉर सुटेबल करके नहीं दे रहे हो, जो उत्तर प्रदेश में पूरा मामला आया था कि जहाँ ST SC का आता था वहाँ बोलते नोट फॉर सुटेबल, और आप बैक से जनरल को आप नौकरी दे रहे थे। पहले आप तो वो ठीक करिए तो भाई हिंदुत्व में है तो हिंदुत्व में ये चीज़ है, लेकिन जिस दिन आप ये कहेंगे कि नहीं हमको वो हिंदुत्व मंजूर है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, उसमें एक को हम कुएं में से पानी नहीं भरने देंगे, एक को जो है वो मानव वध करने का अधिकार होगा, एक जो है खाली चमची बजा के ग्रहों को इधर से उधर हवन करा के आपको स्वर्ग पहुंचाएगा, एक जो खाली लड़ेगा उसको कुछ पता नहीं होगा। तो ऐसा हिंदुत्व हमको नहीं चाहिए। हमको तो ऐसा हिंदुत्व चाहिए जो संविधान को मानता हो, हमको ऐसा हिंदुत्व चाहिए जो गरीबों को हक देता हो, हमको ऐसा हिंदुत्व चाहिए जो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को मानता हो, हमको ऐसा हिंदुत्व चाहिए जो मानवतावाद में विश्वास रखता हो, हमको ऐसा हिंदुत्व चाहिए जो छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो, हमको ऐसा हिंदुत्व चाहिए जो मानता हो कि सब मानव एक हों। हमको ऐसा हिंदुत्व नहीं चाहिए जो हिंदू राष्ट्र और जो RSS वाला हिंदुत्व। तो अनिल जी आपका धन्यवाद। सर तो दोस्तों हमारी बातचीत आपको कैसे लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे जो कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार।